कि सुन जीवन संग्राम री एक बात निराधार है, चाले जा की जीत है, सोवे जा की हार है। अर्थात कि जीवन रूपी संग्राम की केवल यही बात सत्य है कि जो लोग निरंतर चलते रहते हैं उनकी जीत अवश्य होती है। जो अपनी सफलता में जो भी बाधाएं आती है उनका सामना करते हुए जो अगर इनको सह स्वीकार करते हैं तो उनकी जीत एक दिन अवश्य होती है। लेकिन जो हार मान जाते हैं, थक जाते हैं या आलस्य कर लेते हैं, उनकी कभी भी जीत नहीं होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जाएंगे और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में और तिरुपति एंटरप्राइजेज में और शौर्य सीरीज में, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम चल रहे थे हमारे इतिहास की और हमारे महान चौहान वंश की कहानियों की ओर। क्लास नंबर हमारी 8 रहेगी। इससे पहले हमने जो जो पढ़े हैं, चंदन राजा, पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णोराज, इनके बारे में मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट लूंगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले आज विग्रह चतुर्थ, अपर गांगदेव, पृथ्वीराज सेकंड और सोमेश्वर चौहानों की महान कहानियां। चलते हैं, बहुत सारी औपचारिकताएं निभा ली है, अब चलते हैं हमारी क्लास की ओर। करते हैं श्री गणेशाय नमः, करते हैं श्री गणेशाय नमः। लगा लीजिए श्री गणेशाय नमः। और आप लोगों की 2 से 3 मिनट, मात्र 2 से 3 मिनट, ज्यादा नहीं, यूं यूं कर देंगे हम जो, क्योंकि अगर इतिहास से अगर प्रेम करना है और इतिहास में अगर रुचि बनानी है तो आप लोगों को पुराना रिवीजन होना जरूरी है। याद कराने की गारंटी मेरी है, तो मैं आप लोगों को क्लास में याद करवाऊंगा। चलते हैं सिर्फ चंदन राजा। सबसे पहले हमने पढ़ा था चंदन राजा। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इसको एक मनिका राय की उपाधि प्राप्ति। कौन सी? मनिका राय की उपाधि प्राप्ति। इसने तोमर के जो दिल्ली का एक रुद्र था इसको पराजित किया था, और इसकी बहन क्या थी? रुद्राणी, उससे इसने क्या किया था? विवाह किया था। इसके पास कोई अलौकिक शक्तियां थी, इसलिए इसको आत्म प्रभा के नाम से जानते थे। ये हमने चंदन राजा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। इसको परमेश्वर होगी महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि थी। इसका एक मंत्री था हट्टड़, जिसने जिसने जीर्ण माता जो रेवासा के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक था हर्षनाथ जी के बेरू जी के मंदिर का निर्माण इसने भुवक फर्तम ने करवाया था। राजशेखर के जो प्रबंध कोश है, इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि इसने क्या किया था? तुर्कों की सेना को पराजित किया था। ये कौन थे? जो तुर्क थे वो क्या 700 चालुक्य ब्राह्मणों को लूटने के लिए क्या आए थे? पुष्कर आए थे। इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बारे अजय राज के बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने 1113 से 1133 तक शासन किया था। ये चौहानों के प्रथम प्रतापी शासक थे। 1113 में इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना करी थी। इसके साथ साथ हमने जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर शहर की स्थापना भी देखी थी। इसके अलावा इन्होंने एक निर्माण करवाया था। शहर की स्थापना करने के बाद अजमेरू दुर्ग जो बिठली पहाड़ी पर बना हुआ, उसके दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को उपनाम से जानते अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय स्थान, या आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, या राजस्थान का जिब्राल्टर जो बिशन हेबन ने कहा था, और राजस्थान की कुंजी जो टोड ने कहा था, और तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे जिस पर अजय देव लिखवाया था, और सोने के सिक्के पर अजय प्रिय दशम के नाम से इसने लिखवाया था। इसने क्या किया था? अपनी सीमा का विस्तार कहाँ तक कर लिया था? मालवा तक कर लिया था। और जो परमार शासक था मालवा का, नरवर्धन को अवंती नदी के किनारे इसने हराया था। पृथ्वीराज विजय के अंदर हमें जानकारी मिलती है, इसने क्या है कि गजनी की सेना को भी क्या किया था? इसने परास्त किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था अर्णोराज के बारे में, जिसको अन्नाजी के नाम से जाना जाता है। इसने 1133 से 1150 तक इन्होंने शासन किया था। इनकी उपाधि थी राजा धीराज परम भट्टारक, नवल, आवेल और आना की उपाधि थी। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके पुत्र हुए थे 3, जगदेव, विग्रह चतुर्थ, सोमेश्वर चौहान। जगदेव जो पितृहंता शासक थे, हेमचंद्र सूरी के वश में आकर इसने क्या थे? अपने पुत्र की हत्या कर दी थी। फिर विग्रह चतुर्थ बनते, विग्रह चतुर्थ के बाद अपर गांगदेव बनते, फिर पृथ्वीराज सेकंड बढ़ते, और फिर नंबर आता है सोमेश्वर चौहान का नंबर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इनके दरबार में 2 कवि थे, देवबोध और धर्मघोष। धर्मघोष के बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था? इनके काल में क्या है? सर्वाधिक क्या हो रहे थे? तुर्क आक्रमण हो रहे थे। इन्होंने तारागढ़ और नागफाड़ी दोनों के बीच में तुर्कों को लिया, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? इनको मौत के घाट पर उतार दिया था। फिर इनके खून जब बदबू मारने लगा तो नागफाड़ी से बांडी नदी, और नागफाड़ी से चंद्रा नदी और तारागढ़ से बांडी नदी को जो जल को धारा को रोककर इन्होंने क्या किया था? इस जगह को साफ किया था। फिर यहीं पे क्या किया था? इन्होंने एक आना सागर झील का निर्माण करवा दिया था।
आना सागर झील को अगर आप चश्मा लगा के देखोगे तो चश्मा ए नूर झरना दिखाई आप लोगों को देगा। यहाँ पर एक बगीचा बना हुआ है दौलत बाग, वर्तमान में जिसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, इसको जहांगीर ने बनवाया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था जिस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हुई है, और भगवान विष्णु की मूर्ति को तोड़ाकर इसने क्या करवाया था, इसी आना सागर झील में फिकवा दिया था जहांगीर ने। यहाँ पर एक 5 बारादरी संगमरमर की बनी हुई है जहाँ इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। इसने क्या किया था, गुजरात के चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह को पराजित किया था और उनकी पुत्री कंचना देवी से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, आबुड के निकट क्या किया था, कुमारपाल कुमारपाल से ये क्या हुए थे, पराजित हुए थे। जो चालुक्य नरेश थे उनसे ये क्या हुए थे, पराजित हुए थे। इन्होंने इनके काल में क्या होता, उत्तराधिकारी युद्ध चला था किसके, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य। जगदेव इसके अंदर हार जाते हैं और विग्रहराज चतुर्थ इसके अंदर क्या होते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, जगदेव को क्या हो गया था, यहाँ की राजगद्दी प्राप्त हुई थी, क्योंकि ये क्या थे, सबसे बड़े थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, 1150 में क्या किया था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और इसने क्या किया था, 1150 से 53 तक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर राज किया था। उसके बाद 3 साल तक ये जो उत्तराधिकारी युद्ध चलने के बाद विग्रहराज चतुर्थ की जीत होती है, उन्हीं की क्या होती है, इन्हीं को क्या मिलती है, गद्दी मिलती है। अब चलते हैं हम हमारे विग्रहराज चतुर्थ की ओर। सिर्फ आपकी ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट लिए और पूरा मैंने आप लोगों को जो कल पढ़ा था वो रिवाइज करवा दिया। अब हेडिंग लगा लीजिए, विग्रहराज चतुर्थ हमारे अगले नंबर के, कौन से नंबर के हैं, 7 नंबर के राजा विग्रहराज चतुर्थ, लगा लीजिए हेडिंग। विग्रहराज चतुर्थ, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोगों के बहुत काम की चीजें एग्जाम की दृष्टि से। इन्होंने 1153 से लेके 1164 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। एक महान योद्धा थे, एक महान शासक थे, जिसने क्या किया था, चौहानों के इतिहास का जो सूर्योदय एक अलग दिशा से किसने किया है, विग्रहराज चतुर्थ ने किया है। इनको एक उपनाम से जानते थे, इनका उपनाम लिख लीजिए, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनको बिसल देव के नाम से जानते थे, किसके नाम से, बिसल देव के नाम से इनको जानते थे। इनकी उपाधियों के बारे में लिख लीजिए, इनको उपाधियां मिली, इनको कवि बांधव की उपाधि मिली थी। कौन सी, कवि बांधव की, कवि बांधव की इनको उपाधि प्राप्ति क्यों थी, ये एक नाटक लिखते थे, हरि केली नाम से ये क्या करते थे, नाटक लिखते थे। किसके नाम से, हरि केली, हरि केली नाम से क्या करते थे, नाटक लिखते थे। इस नाटक के अंदर भगवान शिव और अर्जुन के मध्य संवाद लिखा गया है। जो भगवान शिव और अर्जुन के मध्य संवाद हुआ था वो लिखा है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि इनके मध्य कौन सा संवाद हो गया था, तो जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में गए थे तब इंद्र ने कहा था कि आप पहले भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपास्त्र लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को क्या दूंगा, या मैं आपको क्या दूंगा, उसके बाद दिव्यास्त्र दूंगा। अब चलते हैं हम इनके नाटक के बारे में पढ़ लिए, अब इनके निर्माण कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। लगा लीजिए इनके निर्माण कार्य, आगे वाले पेज में लगा लीजिए इनके निर्माण कार्य। निर्माण कार्य, इन्होंने किस किस चीज का निर्माण करवाया था, उसके बारे में हम, निर्माण कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने बिसलपुर झील का निर्माण करवाया, किसका, लिख लीजिए, बिसलपुर झील का निर्माण। ये कहां पर करवाया था इन्होंने, अजमेर में। बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था, बिसलपुर बांध का निर्माण ये कहां पर है, टोंक में। बिसलपुर नगर भी बसाया था इन्होंने एक, ये भी कहां पर बसाया था, टोंक में। इन्होंने क्या किया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की दृष्टि से ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, क्योंकि ये खुद कवि थे और खुद शिक्षित थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि हमारे जो या मेरा राज्य है वहां पर क्या है, कोई भी क्या अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या किया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जहां पर क्या बड़े बड़े वेदों की या जो बड़े बड़े जो और भी हमारा इतिहास उनका क्या वर्णन अच्छे से किया जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया था,
संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। फिर आता है 1206 की बारी। आगे चलता हूं थोड़ा सा इतिहास में आगे की ओर। 1206 के अंदर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल था 1206 से 1210। इसने क्या किया था? इस जो संस्कृत पाठशाला इसको तुड़वाया और यहां पर क्या कर दिया था इसने, क्या हो गई ये मस्जिद। इसने क्या करवा दिया? संस्कृत पाठशालाओं को तुड़वाकर यहां पर क्या बनवा दी थी? मस्जिद बनवा दी थी। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर इसने क्या करवा दिया? मस्जिद। और मस्जिद बनवाने के बाद यहाँ बनी तो केवल मस्जिद ही थी, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक कार्य होने लगे। जैसे यहाँ पर उर्स बढ़ने लग गए, या यहाँ पर जो मुस्लिम जो धर्म के जो धर्मात्मा थे उन्होंने क्या किए थे, यहाँ दान पुण्य करने लग गए। अब इसका ये करते करते यहाँ पर क्या हो गया था? एक 2.5 दिन का उर्स बढ़ने लग गया था। क्या? 2.5 दिन का पंजाब सा पीर का उर्स बढ़ने लग गया। उर्स बढ़ने लग गया, इसलिए इस जो मस्जिद बनी थी इसको अभी किस नाम से जाना जाता है? 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। अब 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। अब हमारे जो अंग्रेज कुछ इतिहासकार थे, वो जब अपना इतिहास लिख रहे थे तब उनसे पूछा गया, 2 अंग्रेज थे, उनसे पूछा गया था कि भाई इनका नाम 2.5 दिन का इतिहास या जो 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? तब वहां पर एक तो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। एक तरफ थे पर्सी बाउन। इन दोनों से पूछा गया कि इस जो मस्जिद है इसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से क्यों जाना जाता है? तब इन्होंने तो क्या पेग लगा रखा था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ है। निर्माण क्या हुआ है? 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन परसिबाऊ ने किसका समर्थन किया था? कि पंजाब शाह पीर का उर्स। 2.5 दिन का क्या रहता है? यहाँ पर उर्स रहता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। ये जो मस्जिद बनी थी, जो 2.5 दिन की मस्जिद बनी थी, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है राजस्थान की स्टैटिक जीके से, कि राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है वो कौन सी है। लिख लीजिए नीचे वाले पेज में। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी थी? 2.5 दिन का झोपड़ा। लिख लीजिए। ढाई दिन का। अब आप लोगों ने ये देख लिया कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद ये है, तो भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो जाहिर सी बात है मन में इच्छा जागी होगी, तो भारत की प्रथम मस्जिद लिख लीजिए, आपकी जानकारी या आपके ज्ञान में थोड़ा इजाफा हो जाए इसलिए। राजस्थान की प्रथम मस्जिद ये भी किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। ये कौन सी है? राजस्थान की तो ये होगी। भारत की कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम। कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम। ये कहां पर है? दिल्ली में। लिख लीजिए, कुव्वत उल इस्लाम। ये भारत की सबसे पहली मस्जिद यही है, और ये ऐसा माना जाता है कि 1206 और 10 के बीच में इन मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। ये कहां पर है? दिल्ली में। ये कहां पर है? दिल्ली में। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहां पर है? अजमेर में। अजमेर के पुष्कर के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा और अगर हम लिखें
अब चलते हैं हम हमारी कहानी की ओर वापिस, विग्रह चतुर्थ की ओर। विग्रह चतुर्थ का जो युग था, इस समय क्या था, ये चौहानों का स्वर्ण युग। चौहानों का स्वर्ण युग से किस नाम से जाना, चौहानों का जो स्वर्ण युग था वो कौन था, विग्रह चतुर्थ का था। इनके दरबारी कवियों के बारे में लिख लेते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में लिख लेते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनके दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि कौन कौन हुए थे, वन बाय वन लिखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। पहले हैं सोमदेव। कौन है, सोमदेव। इन्होंने क्या लिखा, ललित विग्रहज, ललित ललित विग्रहज की रचना किसने करी थी, सोमदेव। सोमदेव के बाद लिखे नरपति नाल, नरपति नाल। इन्होंने बिसलदेव रासो लिखा, इन्होंने बिसलदेव रासो की रचना की। एक कवि है इनके धर्म घोष, धर्म घोष। इन्होंने इनके कहने पे या धर्म घोष के कहने पर इन्होंने क्या किया था, विग्रह चतुर्थ ने जो पशु बलि पर रोक लगा दी थी, इनके कहने पर पशु बलि पर रोक लगा दी गई थी। अब चलते हैं इनके युद्धों की ओर, अब चलते हैं इनके युद्ध अभियानों की ओर। ऐसा माना जाता है कि नाडोल के चौहानों को क्या किया था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। कौन थे, नाडोल के चौहान। इनके विद्रोह का दमन किया था, इनके विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। और चलते हैं, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इनकी लालसा बढ़ गई थी और इन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। एक मजेदार कहानी बताने वाला हूं, देखो ध्यान से देखना। ये यहां पर है अजमेर में, बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा राजस्थान, और यहाँ पर क्या है, दिल्ली। यहाँ पर कौन बैठे, विग्रह चतुर्थ, और यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली पर किसका शासक है, तोमर का, तोमर वंश का शासक है अंगनपाल। तोमर वंश का शासक है अंगनपाल, लिख लीजिए। दिल्ली में तोमर वंश का शासक था अंगनपाल। अंगनपाल को कहीं कहीं जगह बसंत पाल के नाम से भी जानते हैं, बसंत पाल के नाम से भी जानते हैं। ये यहां से चले और ये कहां पर आ गए, दिल्ली। और दिल्ली आमने सामने कौन कौन हो गए, विग्रह चतुर्थ और तोमर वंश के अंगनपाल। अंगनपाल की क्या हो जाती है, इसमें हार हो जाती है, और विग्रह चतुर्थ क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। अब विग्रह चतुर्थ जीतने के बाद क्या किया है कि अंगनपाल को क्या दरबार में पेश किया गया। यहाँ पर क्या है, इनको क्या किया था, दरबार में पेश किया गया। अब जब भी इन्होंने आदेश दिया दरबार में पेश करने के, ऐसे बोल ही रहे थे कि इनको दरबार में पेश किया जाए कि मौत के घाट पे उतारेंगे, तभी इनको क्या दिख गई थी, इस तोमर वंश की थी जो वसंत पाल थी, या तो अंगनपाल के नाम से जाने जाते, इसकी क्या थी, पुत्री। इसकी क्या थी, पुत्री। उस पुत्री का क्या नाम था, देसल देव। देसल देव पर नजर किसकी पड़ी, नजर पड़ी, और पहली नजर में क्या हो गया, पहली नजर में क्या हो गया था, प्यार हो गया था। अब इन्होंने कहा है कि हम हमारा क्या करते हैं, फैसला बदलते हैं, फैसला बदला। और विग्रह चतुर्थ ने क्या किया, अंगनपाल के क्या किया था, चरण स्पर्श। क्यों, क्योंकि इनके मन में इनको क्या हो गई थी, ससुर बनाने की लालसा उत्पन्न हो गई थी। क्या, ससुर बनाने की लालसा उत्पन्न हो गई थी। इन्होंने अंगनपाल को कहा कि तेरे को
जीवित छोड़ दूंगा, बस क्या होगा, तेरी पुत्री जो देसल देव है इसका विवाह किससे कर दे, मेरे से कर दे। तो क्या तो कर दे। और दहेज में क्या चाहिए, तो उसने कहा कि उसका फर्ज बनता है कि दहेज के लिए पूछने के लिए, तो यहां पर विवाह करवा देते हैं हम विग्रराज। विग्रराज चतुर्थ वेड्स देसल देव। इनका विवाह हो गया। इनके विवाह होने के बाद जो देसल देव का पिता था, इस पिता ने इनसे पूछा कि दहेज में क्या चाहिए आपको, फॉर्च्यूनर चाहिए, ओडी चाहिए, क्या चाहिए। तो इन्होंने दहेज के बारे में पूछा, तो इन्होंने कहा कि हमें दहेज में क्या चाहिए, दिल्ली। दहेज में क्या चाहिए हमें, दिल्ली। तो दहेज में दिल्ली किसको मिली थी, विग्रराज चतुर्थ को मिली थी। दहेज में दिल्ली किसको मिली थी, विग्रराज चतुर्थ को मिली थी। ये थी दहेज में दिल्ली की कहानी। अब चलते हैं हम हमारे आगे की राजा की ओर, और जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लगा लीजिए 8 नंबर का राजा अपर गांगदेव। अब अपर गांगदेव कौन था, इसके बारे में ये जब पढ़ेंगे यही लगाते हैं। 8 नंबर का लगा लीजिए अपर गांगदेव। लगा लीजिए अपर गांगदेव। अपर गांगदेव का शासनकाल ऐसा माना जाता है कि 1 ही साल का था, या 5-7 महीने का शासनकाल था। 1165 से 1164-65 के अंदर ऐसा माना जाता है कि 1 साल का इसका शासन था। अब ये कौन था, इसके पिता का नाम लिख लीजिए। एक इसकी संतान थी विग्रराज चतुर्थ, और जो इनकी वाइफ थी कौन थी, देसल देव। विग्रराज चतुर्थ और कौन थे, देसल देव। इनका पुत्र कौन था, अपर गांगदेव। इनका पुत्र था अपर गांगदेव। अब हुआ क्या था, विग्रराज चतुर्थ, अपर गांगदेव शासन बनता है विग्रराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद। जब विग्रराज चतुर्थ की मृत्यु हो गई, इसका मतलब जो दहेज में दिया हुआ सामान भी अब क्या हो गया, वापिस किसके, बसंत पाल के अधिकार में आ जाता है। बसंत पाल के अधिकार में आ जाता है। अब अपर गांगदेव की हत्या कर देता है कौन, हत्या कर देता है कौन, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज सेकंड। ये इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद ये क्या कर देता है, गद्दी पर अपना राज स्थापित कर लेता है। लगा लीजिए आगे वाला राजा, राजा नंबर 9। और ये जो हत्या करता है, इसकी जानकारी के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर लिख लीजिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी जानकारी का स्रोत हमें कहां से मिलता है, जो अपर गांगदेव की हत्या करता है, तो इसकी जानकारी मिलती है। देखो सीकर जिले के सीकर में एक धोद पंचायत समिति पड़ती है। इस धोद पंचायत समिति के अंदर एक मंदिर है, रूठी रानी का मंदिर। यहाँ पर क्या है, एक रूठी रानी का मंदिर है। यहाँ पर एक शिलालेख है। इस शिलालेख से हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है, अपर गांगदेव और पृथ्वीराज सेकंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लगा लीजिए आगे वाला राजा, राजा नंबर 9। राजा नंबर 9 लगा लीजिए, राजा नंबर 9 कौन, पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज अगर सेकंड के कार्यकाल की बात करें तो 1165 से लेके 1169 तक इसका क्या था, शासकाल या कार्यकाल था। ये एक क्या होता है कि क्रूर था, थोड़ा सा क्या था, क्रूर टाइप का था, क्रूर टाइप का शासक था। इसलिए ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इसने इतनी मशक्कत करी, इसके बाद भी ये ज्यादा दिन ठहर नहीं पाया। तो इसके बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, चौहानों का भ्रातृहंता,
चौहानों का भ्रातृहंता शासक कौन है? पृथ्वीराज सेकंड। अब इसकी पृथ्वीराज सेकंड के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था जब अपर गांगदेव पढ़ा रहा था तब, कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली थी। एक तो धोद के शिलालेख, इसके अलावा देखो लिख लीजिए 67, 68, 69 तीन हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं 67, 68, 69 में। पहला शिलालेख है होसी, होसी का शिलालेख, ये 1167 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा धोद का शिलालेख जो सीकर जिले में मैंने आपको बताया 1168 का प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक हुआ था मेनाल, मेनाल का शिलालेख, ये हमें प्राप्त हुआ 1169 में। तो यहाँ से हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज चौहान सेकंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये थोड़ा सा क्या था, महत्वाकांक्षी शासक था और थोड़ा सा उग्र, या जो मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा क्रूर टाइप का भी ये शासक था। तो इसने इस मंशा से कि मेरे जो सीमा का थोड़ा सा विस्तार हो जाए, तो सीमा का विस्तार करने के लिए इसने क्या किया था, दिल्ली पर फिर से आक्रमण कर दिया था। क्योंकि दिल्ली दहेज में तो किसकी, तो विग्रहराज चतुर्थ को दी थी। अब दहेज से जो दिल्ली थी वो निकल गई थी। इसने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया। इसने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया, वापिस दिल्ली को अपने हत्थे में लेने के लिए। अब वापिस से वही दिल्ली पर तो किसका शासक था, बसंत पाल का। दिल्ली पर किसका शासक था, लिख लीजिए, वही बसंत पाल या अंगन पाल का शासक था। इन के दोनों के मध्य युद्ध हुआ, किस, पृथ्वीराज सेकंड, दोनों के मध्य युद्ध। इसके अंदर क्या होती है, इसकी जीत हो जाती है, बसंत पाल फिर क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। अब हारने के बाद इन्होंने क्या किया था, अपनी प्राणों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था, इसको थोड़ा भेंट दिया, लालच दिया, और इन्होंने क्या दिया था, एक हाथी भेंट किया था, बड़ा ही सुंदर हाथी था। पृथ्वीराज सेकंड ने ये लिखा है कि ऐसा सुंदर हाथी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। इस हाथी का नाम था, उसके बारे में लिख लीजिए, ये एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है। इसका नाम था मान सिद्धकारी हाथी। क्या नाम था, मान सिद्धि, इस हाथी का नाम था मान सिद्धिकारी हाथी, जो बसंत पाल ने किसको दिया था, पृथ्वीराज सेकंड को। किसने दिया था, ये बसंत पाल ने पृथ्वीराज सेकंड को दिया था। इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है, इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख में और एक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। कहां पर इसकी जानकारी हमें मिलती है, जो हाथी दिया था या जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, इसकी बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया, एक तो बिजोलिया शिलालेख में, और कहां पर मिलती है इसकी जानकारी हमें मिलती है, ललित विग्रहराज में। किसमें, ललित विग्रहराज के अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है, इनके बारे में, ललित विग्रहराज किसका था, सोमदेव का। किसका था, सोमदेव का जो ग्रंथ था, इसके अंदर हमें क्या है, जो हाथी भेंट किया था, मान सिद्धकारी हाथी भेंट किया था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट बना देता हूं, जिससे आप लोगों के मन में बीच में आया होगा ना कि अपर गांगदेव था, अपर गांगदेव के बाद ये पृथ्वीराज सेकंड कहां से आ गया, भ्रातृहंता शासक जिसको आप बोल रहे हो, ये बीच में से कहां से फुदक पड़ा या कहां से टपक पड़ा। तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं वैसे वैसे मेरे साथ साथ बनाते रहना। सबसे पहले आप लोगों को पता है, सबसे पहले जो राजा हुए थे वो कौन से थे, अजयराज। कौन से थे, अजयराज। सबसे पहले तो हम इसको वाइट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि यहां से हम लिख लें, आप लोगों को समझ में आ जाए। जो चार्ट बना रहा हूं वो समझ में आ जाए कि बीच में ये हमारा जो जीके विद लक्की आप जिस पे पढ़ रहे हो वो बीच में नहीं है। चलते हैं, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप लोगों को पता है कौन थे, थोड़ा सा पेन का साइज भी छोटा कर लेते हैं। अजय राज, सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अजय
राज पढ़ा था। अजय राज का जो कार्यकाल था वो आप लोगों ने पढ़ा था। इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना करी थी 1113 से और 1133 तक इनका शासनकाल था। अजय राज के बाद आप लोगों ने पढ़ा था अर्णोराज। क्या पढ़ा था? अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में पढ़ा था। इनका शासनकाल था 1133 से लेके 1150 तक, इतना पढ़ा था। अब अर्णोराज का आप लोगों को पता है इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह, अर्णोराज का विवाह किससे हुआ था? कंचना देवी से। किससे हुआ था? अर्णोराज का विवाह किससे हुआ था? कंचना देवी से। अब कंचना देवी कहाँ की थी? ये थी गुजरात, जय सिंह सिद्ध राज की पुत्री। जय सिंह सिद्ध राज की पुत्री कौन थी? ये कहाँ की थी? गुजरात। गुजरात के चालुक्य वंश की थी। अब चलते हैं हम अर्णोराज की पीढ़ियों की ओर। अब चलते हैं अर्णोराज की पीढ़ियों के। अर्णोराज के क्या हुए थे? 3 पुत्र हुए थे। ध्यान से देखना। अब गलती मत कर देना। अर्णोराज के कितने हुए थे? 3 पुत्र। पहला कौन सा हुआ था? जगदेव। पहला कौन सा हुआ था? जगदेव। लिख लीजिए। जगदेव ने शासन काल किया था 1150 से 53 तक। 3 साल तक इसने क्या किया था? अर्णोराज की हत्या कर दी थी। लेकिन ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सका, इसलिए मंत्रिमंडल ने क्या किया था? विग्रह चतुर्थ ने उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। उसके बाद 2 नंबर पे हमने पढ़े थे विग्रहराज। इनके जो पुत्र हुए थे विग्रहराज चतुर्थ। इनका शासन काल कौन सा था? 1153 से लेके 64 तक। और इधर हमने पढ़ा था एक हुए थे सोमेश्वर चौहान। कौन हुए थे? सोमेश्वर चौहान। इनका कार्यकाल हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ रहे थे? विग्रहराज चतुर्थ पढ़ रहे थे, तो यहीं पे चलते हैं। इन्हीं की गाड़ी को हम क्या करते हैं? आगे गुड़ाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या करी थी? शादी करी थी। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या करी थी? शादी करी थी। तो इनकी जो फर्स्ट पत्नी थी, कलर चेंज कर लेते हैं। जो फर्स्ट पत्नी थी, इनसे तो इनके जो पुत्र की उत्पत्ति हुई थी या जो पुत्र प्राप्ति हुई थी उसका नाम था पृथ्वीराज सेकेंड। अब आप लोगों को पता चला होगा पृथ्वीराज सेकेंड कौन था। इसने क्या किया था वो बताता हूं। और इनकी एक शादी हुई थी देसल देव। कौन सी? देसल देव से, जो मैंने आप लोगों को बताया था दिल्ली के तोमर वंश की पुत्री थी। कौन? तोमर, जो दिल्ली का था ना, बसंत पाल की पुत्री थी। बसंत पाल की पुत्री थी। और विग्रहराज चतुर्थ और इनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी उसका नाम था अपर गांगदेव। उसका नाम था अपर गांगदेव। तो विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद जो राजा बना था वो कौन था? अपर गांगदेव। ये 1164 से 65 तक। उसके बाद 1165 से लेके 1169 तक कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकंड। क्यों बनता है? देखो यहां तो विग्रहराज चतुर्थ ने देसल देव को किया तो दिल्ली क्या मिल गई थी इसको? दहेज में। दिल्ली दहेज में यहां से मिल गई थी। उसके बाद क्या हुआ? अपर गांगदेव इसने हत्या कर दी। तो जाहिर सी बात है जो दिल्ली का बसंत पाल था इससे इसका बैर हो गया। तो दिल्ली का इसने क्या कर दिया? यहाँ से नाता कट कर दिया। तो पृथ्वीराज ने वापिस क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। और वापिस बसंत पाल ने एक हाथी, जो सिद्धराज नाम का हाथी था, वो किसको भेंट किया था? पृथ्वीराज सेकंड को। ये थोड़ा क्रूर व्यक्ति का था, इसलिए इसने क्या किया था? इन जो मंत्रिमंडलियों का ये सम्मान नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था, इसलिए सभी मंत्रियों ने क्या किया था? पृथ्वीराज सेकंड को हटा के सोमेश्वर को बुलाया। ये यहाँ कहाँ रहते थे? ये गुजरात रहते थे। ये कहाँ रहते थे? गुजरात। अब गुजरात क्यों रहते थे? क्योंकि आप जस्ट ऊपर देखो, थोड़ा सा ऊपर देखोगे, अर्णोराज ने कंचना देवी से जो शादी करी थी, कंचना देवी ये कहाँ की थी? गुजरात की थी। और गुजरात इनका क्या था? ननियाल। तो ये अपने ननियाल में रहते थे और वहीं पे क्या हुए थे? पले बड़े थे और वहीं पे क्या हुई थी? इनकी
शादी हुई थी। तो जो सोमेश्वर चौहान, इनकी शादी हुई थी कर्पूरी देवी से। इनकी शादी हुई थी, लगा लीजिए दिल विल, किससे? कर्पूरी देवी से। किनकी शादी हुई थी? सोमेश्वर चौहान की शादी हुई थी। फिर क्या हुआ था? इनसे क्या हुई थी? दो पुत्र हुए थे इनको। क्या हुए थे? एक तो दो पुत्र, पहला तो पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। एक हुए थे हरिराज। हरिराज पृथ्वीराज सेकंड को हटाने के बाद जितने भी मंत्रिमंडल थे वो सोमेश्वर को गुजरात से कहाँ लेके आ गए थे? अजमेर। और इन्होंने क्या किया था? इसको राजगद्दी पे बिठा दिया था। और सोमेश्वर का जो कार्यकाल था वो 1169 से स्वतंत्र तक था। 1169 से 1177 तक किसका शासनकाल था? सोमेश्वर का। सोमेश्वर के बाद जो गद्दी पर बैठते वो पृथ्वीराज थर्ड थे। इनका कार्यकाल था 1177 से लेके 1192 तक शासनकाल था। अब हम चलते हैं आगे। आप लोगों को ये चार्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। इसकी फोटो लेके रख लेना ताकि आप लोगों को जो भी चौहान वंश से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है कि पृथ्वीराज सेकंड कौन सा था, अपर गांगदेव कहाँ से आ गया, तो ये आप लोगों के सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे सोमेश्वर चौहान। कौन सा पढ़ेंगे? सोमेश्वर चौहान। लगा लीजिए आगे वाले पेज पे हेडिंग सोमेश्वर चौहान, 10 नंबर का राजा। सोमेश्वर चौहान, इनका शासनकाल लगा लीजिए 1169 से लेके 1177 तक क्या था? इनका शासनकाल था। सबसे पहले मैंने इनके बारे में आप लोगों को बता दिया था जो जो चीजें थी कि ये गुजरात में रहते थे। इनकी शादी कर्पूरी देवी से हुई थी। कौन था, कहाँ से था, ये इनका शासनकाल कैसे आया था। अब सीधा चलते हैं हम इनके दरबारी कवि की ओर, मंत्रियों की ओर, या इनकी जो उपाधियों की ओर। सबसे पहले लिख लीजिए इनके मंत्रियों के बारे में। सबसे पहले लिख लीजिए इनके मंत्रियों के बारे में। इनकी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि ये गुजरात में रहते थे, उसके बाद मंत्रियों की सलाह से क्या आ गए थे यहाँ पर और वहीं पे शासन करने लगे थे। इनका मंत्री का नाम था केमास राठौड़। क्या नाम था? मंत्री का नाम था केमास राठौड़। इन्होंने एक कार्य करवाया था, इन्होंने एक गढ़ का निर्माण करवाया था। कौन से? अहित क्षेत्रगढ़ का, अहित क्षेत्रपुर। ये कहाँ पर है? तुर्क का निर्माण करवाया था। ये है नागौर का। नागौर तो अभी जाने लगे हैं, पहले अहित क्षेत्र, पूरी अहित क्षेत्रगढ़ के नाम से किसको जानते थे? नागौर का निर्माण करवाया था और नागौर को जानते थे। इसके बाद इनकी एक उपाधि प्राप्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि है एग्जाम की दृष्टि। इनको प्रताप लंकेश्वर की उपाधि प्राप्त है। इनको प्रताप लंकेश्वर की उपाधि प्राप्त है। इनके शिलालेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। इनके शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है। इनके 5 शिलालेख हमें 4 जगह से मिले। इनके थे 5 शिलालेख थे। 5 शिलालेख हमें 4 जगहों से मिले। 4 जगहों से कौन कौन सी जगह थी लिख लीजिए। पहला है अमसदा से मिला, पहला है अमसदा से मिला है। दूसरा धोद, जो सिक्कर जिले के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, बिजोलिया। और है रेवासा। रेवासा भी कहां पर है? सिक्कर में। रेवासा से मिलना जाहिर सी बात है क्योंकि रेवासा के अंदर इनका जो मंत्री था क्या? केमास राठौड़। उसने क्या है, या जिसको कदम के नाम से भी जानते हैं, इसने क्या किया था? यहाँ पर अहित क्षेत्रगढ़ का निर्माण करवाया था। इसके बाद इन्होंने क्या किए थे? सिक्के भी चलाए थे। इन्होंने क्या किए थे? सिक्के चलाए थे। इन्होंने सिक्के चलाए थे। कौन से? तांबे के। इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन सी शैली में? तोमर शैली के अंदर। कौन सी शैली में? तोमर शैली के अंदर चलाए थे। और एक तरफ था हेड, जाहिर सी बात है, और एक तरफ था टेल। तो जो हेड था उसकी तरफ इन्होंने लिखवाया था
वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके ज्ञान में इजाफा हो जाए इसके लिए। जो हेड की तरफ इन्होंने लिखा था श्री सोमेश्वर देव, क्या लिखवाया था? श्री सोमेश्वर देव, श्री सोमेश्वर देव लिखवाया था। और जो टेल की तरफ लिखवाया था असावरी श्री सामंत देव, क्या लिखवाया था? असावरी श्री सामंत। ये कहां पर लिखवाया था? इन्होंने टेल की तरफ लिखवाया था सोमेश्वर चौहान ने। अब आप लोगों ने जहां तक इतिहास पढ़ा है, जो जो इतिहास पढ़ा है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देता हूं कि आप लोगों को इसकी मृत्यु के बारे में क्या पता है, वो पहले वो बता देता हूं आप लोगों को। जो सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बारे में आप लोगों को पता है कि इनकी मृत्यु, जो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक क्या था? भीमदेव, भीमदेव सेकंड ने क्या करी थी? इनकी हत्या करी थी। लेकिन ये बात क्या है? सरासर गलत है। ये बात क्या है? 100% गलत है। ये बात क्या है? 100% गलत है। और आप लोगों ने ये भी सुना है कि ये सोमेश्वर से लड़ते हुए मारे गए थे। हालांकि ये जरूर पता है कि जो गुजरात, या जो गुजरात के जो चौहान थे, या गुजरात के जो चालुक्य थे और जो चौहान थे, इनके बीच में क्या थी? नोकझोंक तो होती रहती थी। क्या नोकझोंक होती रहती थी। लेकिन ये बात गलत है कि भीमदेव सेकंड से लड़ते हुए क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु की प्राप्ति हो गई थी। क्यों प्राप्ति हो गई थी, क्यों गलत है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, एक शिलालेख है किसका? इस भीमदेव सेकंड है, इसका एक शिलालेख है, उसके बारे में बताता हूं। भीमदेव सेकंड का पाटन का एक शिलालेख है। पाटन का एक शिलालेख है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि उसके अंदर लिखा गया है कि इनके जो पूर्वज थे, इस पाटन के शिलालेख में लिखा गया है कि जो गुजरात के जो पूर्वज, मतलब जो अजय पाल, जो इनके पूर्वज थे, इनके पूर्वज कौन, किसके बारे में बात करा? ये अजय पाल के बारे में बात करा। इनके जो पूर्वज, पूर्वज कौन? अजय पाल, अजय पाल। ये किसका पुत्र था? कुमार पाल का। इन्होंने क्या करी थी? मेवाड़ से, या जो सपादलक्स है वहां से क्या करी थी? इन्होंने श्रद्धांजलि प्राप्त करी थी। ऐसा माना जाता है कि वहां से श्रद्धांजलि इन्होंने क्या करी थी? प्राप्त करी थी। ये इसके जो भीमदेव सेकंड का जो पाटन का शिलालेख है, इसके अंदर ये लिखा गया है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो चालुक्य थे ना, जो गुजरात वाले, इनके एक दरबार के अंदर एक दरबारी कवि थे सोमेश्वर। उनके बारे उन्होंने क्या लिखा है? देखो, श्रद्धांजलि प्राप्ति करने का मतलब है कि आपस में इन्होंने क्या करी थी? सुलह करी थी। लेकिन जो चालुक्य का एक दरबारी कवि था, चालुक्य के अंदर एक दरबारी कवि था, उसका भी नाम क्या था? सोमेश्वर। इसका एक ग्रंथ है, अगर कभी टाइम मिले तो उसको पढ़ना। कीर्ति कौमुदी नाम का इनका ग्रंथ है। क्या नाम है? कीर्ति कौमुदी नाम का इनका एक ग्रंथ। इसमें ये कहते हैं कि अजय पाल ने क्या किया था? जो जंगल प्रदेश से एक मंडप और कुछ हाथी ही प्राप्त किए थे। जो अजय पाल ने जंगल प्रदेश से कुछ हाथी और मंडप प्राप्त किए थे। कुछ हाथी और मंडप प्राप्त किए थे। ये किस ग्रंथ में लिखा है? ये कीर्ति कौमुदी ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अब आते हैं हमारे इतिहासकारों की ओर, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अगर डॉक्टर दशरथ शर्मा या आरबी सिंह का अगर माने जाए, डॉक्टर दशरथ शर्मा या और आरबी सिंह,
आरबी सिंह, इनका कहना है या इनका मत ये था कि ये जो श्रद्धांजलि थी, जो उनकी जो सुलह थी या जो जो उन्होंने सहेज किया था, वो क्या था, एक उपहार था। वो क्या था, एक हमारी तरफ से क्या था, या जो सोमेश्वर की तरफ से क्या था, एक उपहार या भेंट थी। ये भेंट किस लिए थी, क्योंकि जब अजय पाल जब सिंहासन पे बैठते हैं, अजय पाल सिंहासन पर बैठते हैं, अजय पाल सिंहासन पर बैठे थे, तब क्या है, सोमेश्वर ने भेजी थी बधाई स्वरूप भेजी थी। सोमेश्वर ने क्या की रही थी, ये सारी चीजें क्या थी, बधाई के स्वरूप भेजी थी। अब इसी घटना को क्या हो गया था, जो गुजरात के जो इतिहासकार हैं, इन्होंने इसे क्या कर दिया है, बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसे क्या कर दिया है, बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं या सिद्ध करना चाहूं कि ये सारी बात जो ऊपर लिखी थी, कि जो अजय पाल ने श्रद्धांजलि प्राप्त करी थी, जो हाथियां प्राप्त करे थे या जो उपहार प्राप्त करे थे, भेंट प्राप्त करी थी, इनके पीछे अगर मैं अपने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए अगर कहूं, तो सिंह के तर्क दिया है कि कुमार पाल की जो मृत्यु के बाद जो चालुक्य शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या होती है, चालुक्य शक्ति इसके अंदर कमजोर पड़ जाती है। कमजोर पड़ने के बाद इतनी कमजोर हो जाती है कि फिर वो चौहानों को हरा ही नहीं सकती थी। क्या, कुमार पाल की मृत्यु के बाद, कुमार पाल की मृत्यु के बाद चालुक्य शक्ति कमजोर हो जाती है। चालुक्य शक्ति कमजोर हो जाती है। इसका मतलब जो भीमदेव सेकंड, ये इसके बाद ही आए। जो भीमदेव सेकंड, इससे पहले फर्स्ट भी आया होगा। तो शक्ति कमजोर होने के बाद ये तो बात सिद्ध हो जाती है कि सोमेश्वर और जो गुजरात के जो शासक जो भीमदेव सेकंड के बारे में जो बात कही गई है कि इन्होंने इनकी क्या करी थी, युद्ध के अंदर इन्होंने क्या करी थी, इनकी हत्या करी थी। तो ये बात तो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है, और ये जीत जाता है, ये भी बात क्या हो जाती है, गलत। इसका मतलब हो जाता है कि सोमेश्वर चौहान क्या हो गए थे, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए थे। हो सकता है उनकी आयु के कारण या कोई बीमारी के कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे महान जो सम्राट, हमारे चक्रवर्ती जो सम्राट है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, या पृथ्वीराज जिसको आप तृतीय के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। और उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद हमारा जो राजस्थान का इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया था, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।